स्टार्ट। देखो, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि एक कोई भी प्रोडक्शन करते वक्त हम लोग एक प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। सो जैसे आप रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको एक साथ एक नहीं बल्कि दो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो गया। ठीक है। आपने यहाँ पे इनपुट डाला। ठीक है। यू हैव इनपुटेड योर रॉ मटेरियल एंड यहाँ से आपको आउटपुट तैयार हुआ। जो आउटपुट आपको मिला यहाँ पे, वो आउटपुट है आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। ठीक है। प्रोडक्ट ए भी मिला एंड प्रोडक्ट बी भी मिला। ठीक है। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आपको आउटपुट मिला। इसे हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। अच्छा, अब जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यू आर इंटेंशनली प्रोड्यूसिंग टू आउटपुट्स फ्रॉम वन इनपुट। मतलब आपका इंटेंशन ही है कि आप दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है। दो प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू प्रोसेस मिल्क। ठीक है। आप रॉ मिल्क को जब प्रोसेस करते हैं, यू इंटेंड टू मेक बटर एंड मिल्क। ठीक है। सो वो आपका हो गया, आप जॉइंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि व्हेन अनइंटेंशनली आपने जो आउटपुट करना था उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। द रीजन बीइंग इट डज नॉट हैव अ नॉर्मल सेलिंग वैल्यू। मतलब वो स्क्रैप के जैसे डील होता है। ठीक है। वो स्क्रैप जैसा डील होता है। हाँ। ये जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, एक जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होता है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जॉब हो जाता है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, टू अकाउंट द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू दिस। ठीक है। मैंने क्या कहा? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग में जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब, अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या कहा? जॉइंट प्रोडक्ट मतलब होता है जब आप प्रोडक्शन करने में जो भी रॉ मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने इंटेंशनली दो आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसे हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एक ही रॉ मटेरियल से यू आर मेकिंग टू डिफरेंट आउटपुट्स। मतलब मैं अगर ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दूं कि प्रोडक्ट ए आपने इंट्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल ए, एंड रॉ मटेरियल ए को इंट्रोड्यूस करने के वजह से यू आर गेटिंग एन आउटपुट ऑफ मटेरियल एक्स, आउटपुट एक्स एंड आउटपुट वाई। ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। एंड बाई प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है कि ये एक रेसिडुअल आउटपुट है विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट में एक प्रिंसिपल आउटपुट होता है और एक एंसिलरी आउटपुट होता है। तो जो एंसिलरी आउटपुट या फिर जो वेस्ट वाला आउटपुट है, जो वेस्ट के जैसे निकल जाता है, इट ऑल्सो हैव अ सेलिंग वैल्यू। दैट इज वाई वी कॉल देम बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हम लोग इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ अ सेल वैल्यू, अदरवाइज उसको कचड़े में फेंक देते हैं। ठीक है। मैंने अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूँ, स्टील आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन करने के साथ साथ देयर आर आयरन स्लैग। ठीक है। स्टील स्लैग तैयार होता है एंड दैट स्लैग इज बेसिकली थ्रोन आउट ऑफ द फैक्ट्री बिकॉज उसका कोई भी यूज़ नहीं रहता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में। बट देयर आर अदर बायर्स फॉर दैट स्टील का स्लैग जो वेस्ट होता है, and it has a ready market, but the selling price of that slag is lot lesser than the main product, that is steel.
ठीक है. So that is why we call them byproduct. So byproduct have a very lesser sale value as compared to the main product or the principal product. ठीक है. नाउ हम लोग मेन पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं. हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब भी इस तरह के प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा रॉ मटेरियल, तो उसमें हम लोग को बहुत बड़ा एक खर्चा इनकर करना पड़ता है. ठीक है. वी कॉल देम जॉइंट कॉस्ट. ठीक है. जॉइंट कॉस्ट. ठीक है. ये जो जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जॉइंट कॉस्ट करने के बाद इसी में आप रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है. ठीक है. इसी में आपका प्रोसेसिंग भी लग रहा है. ठीक है. और ये प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे आपका आउटपुट हो रहा है जो हम लोग जिसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि ये आपका बाउंड्री है. इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार होके बाहर निकल रहा है. ठीक है. वी कॉल देम स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्योंकि इसके पहले यहाँ पे वो एक ही रॉ मटेरियल है, एक मसाला है. बट आफ्टर दिस द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग रेडी एंड दे आर स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट आउटपुट्स. मैं अगर एग्जांपल लूँ, सपोज ए हमारा आउटपुट निकला और बी हमारा आउटपुट निकला. ठीक है. ए हमारा आउटपुट निकला और बी हमारा आउटपुट निकला. एंड नाउ देयर आर मेनी सिचुएशंस कि ए को और बी को हम लोग फर्दर और प्रोसेस कर सकते हैं. इसको और रिफाइन किया जा सकता है. हो सकता है कि ए का और बी का दोनों का रेडी मार्केट है. वी कैन सेल देम इन द मार्केट एज इट इज़. बट देयर आर सिचुएशन कि मेरे को ए को और प्रोड्यूस और प्रोसेस करना है, तो मैं इसको फर्दर प्रोसेस करना अगर चाहता हूँ तो आई कैन डू इट. तो इसको हम लोग कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग. मैंने इसको फर्दर प्रोसेस किया और करने के बाद मेरे को सपोज एक्स मिला. ठीक है. मैं बी को भी फर्दर प्रोसेस किया. ठीक है. मैंने बी को भी फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करने के बाद सपोज मुझे वाई मिला. ठीक है. अब मैं इसको मार्केट में सेल कर रहा हूँ. तो ये हमारा पूरा स्टोरी होता है, नॉर्मल स्टोरी होता है. इसी तरह से हम लोग के पास सिचुएशंस आते हैं. ठीक है. मैंने क्या कहा कि जॉइंट कॉस्ट में हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं, हम लोग खर्चा इनकर करते हैं. और ये जो खर्चा है, ये खर्चे के वजह से हम लोग का मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन होता है. और ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्शन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं. अब वो डिसीजन मेरे ऊपर है कि मैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैं फर्दर और प्रोसेस करूं या फिर मैं उसको वहीं पे स्टॉप करके मार्केट में बेच दूं. मतलब मैं ए को बेचूं या और उसको तैयार करके एक्स को बेचूं, बी को बेचूं या और उसको प्रोसेस करके वाई को बेचूं. सो दैट entirely डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच further depends on the profitability of the organization as a whole. बिकॉज बी को सेल करने में ज़्यादा मुनाफा है या वाई को सेल करने में ज़्यादा मुनाफा है, ये इंटायरली डिपेंड करेगा कि आप इनकम स्टेटमेंट बना के देखें उसके बाद. ठीक है. मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ विच विल फर्दर क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट इन दिस रिगार्ड. ठीक है. हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. Inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine, and PVC. In the month of July, Inorganic Chemicals purchased salt for rupees 40,000. Conversion of rupees 60,000 were incurred up to the split of point, at which time two saleable products were produced. Chlorine can be further processed into PVC. The July production and sales information is as follows. Caustic soda,
क्लोरीन एंड पीवीसी, यहाँ पे प्रोडक्शन, सेल्स क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, ठीक है। सो कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी का प्रोडक्शन हो रहा है टोटल में 1200, 800 एंड 500। सेल्स किया जा रहा है क्वांटिटी, कॉस्टिक सोडा को बेचा जा रहा है 1200 में और पीवीसी को सेल किया जा रहा है 500 में। सेलिंग प्राइस पर टन कॉस्टिक सोडा और पीवीसी का दिया हुआ है 50 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, ठीक है ना। ऑल 800 tons of chlorine were further processed at an incremental cost of rupees 20,000 to yield 500 tons of PVC. There were no beginning or ending inventories of caustic soda, chlorine or PVC in July. There is active market for chlorine. Inorganic Chemicals could have sold all its July production of chlorine at rupees 75 per ton. So ये जो भी स्टोरी है, let us make it in a diagram which will clarify कि वो ये कहना क्या चाहता है यहाँ पे, ठीक है। So if we see that एक बार हम लोग वापस देखते हैं, तुम लोग क्वेश्चन देखते रहो, ठीक है। मैं इस डायग्राम में तुम लोग को बताता हूँ किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे उसने सॉल्ट खरीदा, ठीक है। कितना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने सॉल्ट खरीदा 40,000 का, है ना। 40,000 रुपये देके उसने सॉल्ट खरीदा एंड कन्वर्जन कॉस्ट भी उसे लगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी लगा, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट भी इनकर करना पड़ा 60,000। सो ये टोटल में 1,00,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। 1,00,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हो गया और ये 1,00,000 रुपीज़ एक्सपेंड करने के बाद कंपनी को 2 प्रोडक्ट का आउटपुट मिला, ठीक है। एक्चुअली 3 प्रोडक्ट का आउटपुट मिला, हाँ, लेकिन प्राइमरीली खाली 2 ही मिला। क्या क्या, एक है आपका कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और एक है आपका क्लोरीन, ठीक है। 2 कैसे मिला, अभी मैंने 3 पढ़ा था ना। चलो मैं एक बार वापस क्वेश्चन दिखाता हूँ। लेट अस अगेन रीड द क्वेश्चन। Inorganic Chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. In the month of July, Inorganic Chemicals purchased salt for 40,000, conversion cost 60,000. तो ये 40,000 का नमक उसने खरीदा एंड कन्वर्जन कॉस्ट लगा 60,000। तो ये जो एक्सपेंडिचर है बिफोर प्रोडक्शन, इसे हम लोग कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यही चीज को मैं कह रहा था। दिस इज व्हाट, अच्छा, 2 कैसे तैयार हो रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे जुलाई का प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ बताया हुआ है कि कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन नीचे वाले लाइन पे हम लोग जब जा रहे हैं, नीचे वाला लाइन जब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड। मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन है ना, इसी को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। फर्दर प्रोसेस करने से वहाँ से एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000 टू यील्ड 500 टन्स ऑफ पीवीसी। मतलब इसी को फर्दर प्रोसेस करने से ये पीवीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन को अगर हम लोग और फर्दर प्रोसेस करें और खर्चा करें, ठीक है, और फर्दर प्रोसेस का खर्चा करें, ये रहा हमारा यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जैसे हम लोगों ने खर्चा किया, वी आर गेटिंग पीवीसी, ठीक है।
वी आर गेटिंग पीवीसी। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया। कितना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग गया हमारा? ₹20,000। सो वी एक्सपेंडेड 20,000 एंड वी आर गेटिंग पीवीसी आउट ऑफ क्लोरीन। चलिए, देर इज अ रेडी मार्केट फॉर क्लोरीन एज वेल। तो एक बार क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है। देखो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा को अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब जॉइंट कॉस्ट इनकर कर लिया हम लोगों ने इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब प्रोडक्ट अलग अलग निकल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही देखिए एक कॉस्टिक सोडा और एक क्लोरीन निकला, ठीक है। तो ये कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का प्राइस यहाँ पे 1200 एंड सॉरी हाँ 1200 दिया हुआ है। क्लोरीन को तो यहाँ पे सेल नहीं किया जा रहा है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। तो क्लोरीन का यहाँ पे सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, नीचे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो ये 1200 रुपीज़ करके यहाँ पे सेल हो रहा है। तो आई कैन कॉस्टिक सोडा, तो आई कैन राइट इट हियर कि ये 1200 जो है इसका 1200 टन्स वो प्रोडक्शन हुआ एंड सेल प्राइस देखो यहाँ पे दिया हुआ है 50 रुपीज़। तो 1200 टन्स एंड 50 रुपीज़, सो 1200 टन्स का आउटपुट हुआ और इसको सेल किया जा रहा है ₹50 में, ठीक है। इसका मतलब टोटल पैसे मेरे को 60,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आई एम गेटिंग पीवीसी कितना? 500 टन्स, 500 टन्स मेरे को पीवीसी मिल रहा है। हाँ, 500 टन्स मेरे को पीवीसी मिल रहा है जिसका सेल प्राइस जो है वो 200 है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 200 से एंड आई एम गेटिंग 1 लाख, ठीक है। 1 लाख अगर मैं पीवीसी सेल करता हूं तो। अगर मैं पीवीसी नहीं सेल करता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट ₹75 पर टन। मतलब वो अपना पूरा प्रोडक्शन को 75 रुपये एक टन का हिसाब से बेच सकता है मार्केट में, उसका रेडी मार्केट है। तो क्लोरीन कितना आउटपुट हुआ था मेरा? क्लोरीन देखिए यहाँ पे आउटपुट हुआ था मेरा 800 टन्स, ठीक है। सो आई कैन से दैट कि क्लोरीन 800 टन्स है। अगर मैं फर्दर प्रोसेस ना करूँ, मैं अगर आगे ना बढ़ूँ, मैं पीवीसी अगर नहीं बनाऊँ, तो मैं ये 800 टन्स को ₹75 पर टन में मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बेचता हूँ इस पॉइंट पे, तो मैं 60,000 रुपीज़ मेरे को रेवेन्यू अर्निंग होगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, ये हम लोगों ने स्टोरी देख लिया कि व्हाट इज इट सेइंग इन द क्वेश्चन, हाउ डू वी एक्चुअली प्रेजेंट इट इन अ डायग्राम। Required to calculate how joint cost of ₹1 lakh would be apportioned between caustic soda, chlorine under each of the following methods. Now, what are the methods? यहाँ पे दिया हुआ है sales value at split of point, physical measure method, estimated net realizable value. So these are the three methods which is asked in the question, and we are required to apportion the joint cost in between the output. मैं वापस कहता हूँ, देखो ये जो है ये हमारा सॉल्ट का खर्चा 40,000 और ये कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा 60,000 है। टोटल में 1 लाख रुपया मिल गया। But when you are selling caustic soda separately in the market, you need to know how much profit you are earning out of its sale. मतलब ये जो 60,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, ये 60,000 रुपया तो सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू को आप कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा आपका प्रॉफिट बाय सेलिंग caustic soda. Now here we do not know, we know the total cost. We know the total cost of producing caustic soda and chlorine, है ना। वी नो इट कि 1 लाख रुपए का अगर आप रॉ मटेरियल डालते हैं तो फिर यू विल बी गेटिंग 1200 टन्स ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड 800 टन्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट दैट यू विल बी गेटिंग बाय इनपुटिंग 1 लाख रुपीज ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। बट ये 1 लाख रुपए जो है ये कितना प्रोपोर्शन में कॉस्टिक सोडा के नाम पे जाएगा और कितना प्रोपोर्शन में ये क्लोरीन के नाम पे जाएगा, that is the question in this particular problem.
हमारा काम है, हमें ये 1 लाख रुपए को बांटना है, ठीक है। वी हैव टू distribute this 1 lakh rupees of expenditure in between caustic soda and chlorine. So the question here is, in what ratio? In what ratio do we have to distribute the expenditure of 1 lakh between caustic soda and chlorine? इसी को हम लोग कहते हैं apportionment of joint cost. So the very first method which is asked in the question is apportionment of the joint cost on the basis of sale value at split off point. So let us do here the calculation. तो हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 apportionment of joint cost on the basis of sale value at split off point, ठीक है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेल वैल्यू में मेरा कितना है। अभी देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब मैंने बता दिया था, दिस इज माय स्प्लिट ऑफ पॉइंट, दिस इज माय स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसे हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे जो आउटपुट है वो अलग अलग हो रहा है एंड अलग अलग हम लोग उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। सो मैं एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग एज पर्टिकुलर्स और डिटेल्स वॉट एवर यू विश टू राइट, ठीक है। नाउ sale value at split of point and here is joint cost, ठीक है, joint cost। अच्छा, मैं एक बार तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो कॉस्टिक सोडा हमारा कितना आउटपुट हुआ। कॉस्टिक सोडा हमारा 1200 टन्स था और उसको सेल वैल्यू हमारा मिला 50 रुपये के हिसाब से। वी आर गेटिंग 60,000 रुपीज़ एज रेवेन्यू। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग क्लोरीन को सेल करते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, ठीक है, जब जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने कहा जाए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो हमारा यहाँ पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन बन रहे हैं। पीवीसी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे खाली 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। सो मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट में सेल वैल्यू कितना आ गया, एक 60,000 क्लोरीन का, कॉस्टिक सोडा का और क्लोरीन का भी 60,000 है ना। 1200 इंटू 50 एंड 800 इंटू 75। सो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा कि मेरा 2 प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे मैं पहले आता हूँ कॉस्टिक सोडा में, ठीक है। कॉस्टिक सोडा में आई हैव 1200 tons of output and the sale value is 50 rupees. I am getting 60,000, ठीक है, 60,000 रुपया। एंड मेरा और एक यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन मेरा 800 टन्स आउटपुट हुआ जिसको रेडी मार्केट में मैं बेच सकता हूँ 75 में। अगेन आई एम गेटिंग 60,000 रुपीज़, ठीक है। Again I am getting 60,000 rupees. So now we can see that both of these are having same amount, right, है ना, तो equal हो गया। So joint cost अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, joint cost मेरा 1 लाख रुपया है, ठीक है। अगर उसको मैं इसके और इसके रेशियो में डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 1:1 है, सिंपल सा बात है। तो ये 50,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो जानना है तो इट विल बी 60,000 इज टू 60,000 और 1:1, ठीक है, 1:1 के रेशियो में हो गया। तो ये हमारा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, हमारा जॉइंट कॉस्ट को हम लोगों ने बांट दिया, जॉइंट कॉस्ट को कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन के नाम पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड, लेट अस सी। पॉइंट नंबर बी देखिए, फिजिकल मेजर मेथड। फिजिकल मेजर मेथड का मतलब होता है आउटपुट। मैं यहाँ पे वापस एक छोटा सा बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिजिकल मेजर
मेथड, ठीक है। वापस यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल मेजर मतलब कितना आउटपुट हो रहा है, और यहाँ पे आपका जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। सो मैं एक एक करके जाता हूँ। सबसे पहला हमारा है क्लोरीन, सॉरी, सबसे पहले हमारा आएगा कॉस्टिक सोडा, राइट। सो कॉस्टिक सोडा हमारा 1200 यूनिट्स है, एंड क्लोरीन हमारा 800 यूनिट्स है। सो ये टोटल में कितना आउटपुट हो गया मेरा, 2000, ठीक है। सो जॉइंट कॉस्ट मेरा तो 1 लाख है, मेरे को पता है ना। जॉइंट कॉस्ट मेरा 1 लाख है। सो कॉस्टिक सोडा के लिए मेरा कितना होगा, मेरे को इसके और इसके रेशियो में डिवाइड करना है। सो 2000, सो 1 लाख इंटू, राइट, 60,000 एंड 40,000, वेरी गुड, 60,000 एंड 40,000। सो ये बहुत सिंपल था, 12:8 के रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है, राइट। सो 12/20, और अच्छा ये ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख इंटू 12/20, एंड ये 1 लाख इंटू 8/20। सो वी आर गेटिंग यहाँ पे 60,000 एंड 40,000, ठीक है। ये दोनों हमारा हो गया। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको हम लोग NRV मेथड भी कहते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। हाँ, ये भी सिंपल है, इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगेन हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। यहाँ पे हम लोग सेल वैल्यू से शुरू करते हैं और हम लोग जॉइंट कॉस्ट पे ऑटोमेटिकली पहुँचते हैं, ठीक है, या फिर NRV तक पहुँचते हैं। NRV के रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से दिखता है, ये है पर्टिकुलर्स। अच्छा, मैं फॉर्मेट बाद में बनाता हूँ, ठीक है, पहले तुम लोग को दिखाता हूँ। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को हम लोगों ने सेल किया 60,000 में, ठीक है। अच्छा, क्या इसको फर्दर प्रोसेस किया हम लोगों ने इसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया। तो अगर फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो हमारे पास पूरा पैसा हमारे हाथ में ही है, ठीक है। तो ये हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, मैं अब हमारा PVC आता है यहाँ पे, क्लोरीन नहीं आएगा, क्योंकि या तो आप क्लोरीन बनाएंगे और आप PVC बनाएंगे। यू कैन नॉट मेक बोथ बिकॉज क्लोरीन इज ओनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PVC, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग कहते हैं इसको। सो ये PVC अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू कन्वर्ट योर क्लोरीन इनटू PVC, ठीक है। सो कॉस्टिक सोडा एंड PVC, ठीक है। सो PVC आपका टोटल आउटपुट जो है, ऊपर हम लोग देखते हैं कितना हम लोगों ने शायद 1 लाख हम लोगों ने देखा था, ये रहा। यहाँ पे देखिए 500 टन्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इस जगह पे देखिए, ये रहा 500 टन्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। 200 रुपये का उसका सेल वैल्यू है, 1 लाख रुपीज़ हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। सो हम लोग को 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, हम लोग उसी को
यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हमारा सेल वैल्यू हो गया 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख मेरे को कब मिला? जब मैंने उसको फर्दर प्रोसेस किया क्लोरीन को। तो क्लोरीन को मैंने फर्दर प्रोसेस किया 20,000 रुपये दे के, ठीक है। तो मेरा नेट अमाउंट कितना आ गया? मतलब अगर मेरे को पीवीसी चाहिए तो मेरे को 20,000 रुपये गंवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर 1 लाख रुपए मुझे चाहिए तो मुझे 20,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो नेट अमाउंट मेरे को 80,000 मिला। तो ये हो गया। अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं। ये मेरा हो गया सेल वैल्यू, ये हो गया मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट FPC, एंड ये हो गया मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। वी विल बी अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट ऑन दिस बेसिस, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे रेशियो जो निकला वो है 6:8, ठीक है। सो 6:8 के रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है। सो द कैलकुलेशन हियर विल बी, सो द कैलकुलेशन हियर विल बी, ये हमारा हो गया टोटल हमारा जॉइंट कॉस्ट है 42,857. हाँ, राइट, 42,857 which we are getting by doing this calculation, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 57, 143. यस, करेक्ट। सो ये टोटल मेरा 1 लाख यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी डूइंग इट हियर, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे करना है। जॉइंट कॉस्ट को हम लोग अगर NRV मेथड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो, ठीक है। सो ये इजी था यहाँ तक, तो आई होप ये काफ़ी इजी था। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे और एक कैच है। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू प्रोड्यूस 800 tons, purchase 800 tons of chlorine in August at 75 per ton. This sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August. How the acceptance of this offer for the month of August would affect operating income? तो एक स्विमिंग पूल है, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, वो ऑफर कर रहा है कि आपका जितना भी क्लोरीन का प्रोडक्शन है 800 टन्स, वो पूरा मैं आपसे परचेज कर लूँगा 75 रुपीज़ पर टन में। अगर क्लोरीन को परचेज किया जाता है या फिर सेल किया जाता है, इन दैट केस इसका मतलब है कि हमारा दूसरा आउटपुट जो है, मतलब जो क्लोरीन है, वो हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन बनेगा या फिर पीवीसी बनेगा। सॉरी, पीवीसी नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू एनालाइज हियर कि अगर अपने क्लोरीन को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर अपने क्लोरीन को बेचते हैं, हाउ मच प्रॉफिट आर वी मेकिंग? अगर हम लोग पीवीसी को बेचते हैं, हाउ मच प्रॉफिट आर वी मेकिंग? तो हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर जिसमें भी कम रेवेन्यू आए या फिर जिसमें भी कम प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं, दैट विल बी रिमूव्ड, ठीक है। वो डिसीजन हम लोग लेंगे कि दूसरे प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये किस तरह से करना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर ऑफ लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, ठीक है। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल ने क्या बोला कि वो आपका क्लोरीन पूरा खरीद लेगा, है ना। तो क्लोरीन, वो पूरा क्लोरीन का उसका पूरा रेवेन्यू उसके पॉकेट में आएगा, बिकॉज देर इज़ नो नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, है ना। तो ये 60,000 रुपये उसके पॉकेट में आ गया। देर इज़ नो अदर एक्सपेंसेस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दूँ ये फॉर क्लोरीन है, ठीक है। जब मैं
पीवीसी करता हूँ, ठीक है, पीवीसी, तो फिर उसका सेल वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपीज़ है। लेकिन ये 1 लाख मुझे कब मिलेगा? जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करूँगा तब। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को आप माइनस करिए, माइनस करके आप पहुँचिए इस वैल्यू में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर दिए तो ये नेट अमाउंट उसके हाथ में आ रहा है। तो कितना डिफरेंस है? सो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल बेनिफिट। इंक्रीमेंटल बेनिफिट इफ PVC इज सोल्ड, ये हमारा आ रहा है 80,000 माइनस 60,000, वी आर गेटिंग ₹20,000, ठीक है। तो हमारा डिसीजन होगा कि हम लोग स्विमिंग पूल का ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, स्विमिंग पूल के ऑफर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग क्लोरीन नहीं बनाएंगे, सॉरी हम लोग स्विमिंग पूल को नहीं बनाएंगे, स्विमिंग पूल के लिए हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम लोग पीवीसी को बनाएंगे, क्योंकि पीवीसी बनाने से वी विल बी अर्निंग एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज। सो आवर डिसीजन विल बी इन विल बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स अर्निंग मोर प्रॉफिट, ठीक है। चलो, तो ये इसका सोल्यूशन था। तो वी हैव लर्नड हियर three different methods of distributing or allocating or apportioning joint cost. The first method was sale value at split off method, sale value at split off point, है ना। उसमें क्या करना था? हम लोग को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू को कैलकुलेट करना था और जो भी अमाउंट आ रहा था टोटल जॉइंट कॉस्ट को उस रेशियो में डिवाइड करना था। नाउ आवर सेकेंड मेथड वॉज फिजिकल मेजर मेथड, ठीक है। फिजिकल मेजर मेथड में हम लोग को जितना हमारा आउटपुट हो रहा है, 1200 टन्स ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन का 800 टन्स। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पीवीसी क्यों नहीं हम लोगों ने कंसिडर किया? आप पीवीसी को भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, इन दैट केस आप क्लोरीन नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। सो पीवीसी या फिर अगर आप हाँ वही सो लेकिन यूजुअली फिजिकल मेजर मेथड में हम लोग वही प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं जो इमीडिएटली स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद आउटपुट आया और कितने वेट में आया। ये वाली मेथड और ऊपर में हम लोगों ने जो किया अभी आपका सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये बहुत आसपास वाला मेथड है। द ओनली डिफरेंस इज ऊपर में सेल वैल्यू में हम लोग वैल्यू भी आ जाता है, रुपया का वैल्यू भी इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे रुपया का वैल्यू नहीं है, खाली क्वांटिटी है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सेल वैल्यू से जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने के पहले वॉट एवर एक्सपेंडिचर्स आर देयर, वो सबको एडजस्ट करके हम लोग को निकालना पड़ता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब मार्केट में आपने बेचा जितना में भी, लेकिन आपके हाथ में कितना पैसा आया। सो वॉट एवर मनी यू गॉट, that is called net realizable value, and the expenditure will be divided or the joint cost will be divided in net realizable value का रेशियो में, ठीक है ना। फिर आगे हम लोगों ने एनालाइज किया कि अगर सप्लायर मुझे ऑफर करता है कि आप मेरे से ज़्यादा ये क्लोरीन मुझे बेचिए, ठीक है, और इन दैट केस क्यों बेचिए? क्योंकि क्लोरीन का रेडी मार्केट है, तो पीवीसी नहीं बनेगा। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को एनालाइज करना है क्लोरीन को अगर मार्केट में बेचते हैं तो कितना रेवेन्यू आएगा, और पीवीसी को अगर हम लोग मार्केट में बेचते हैं तो कितना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। सो अच्छा, PQR लिमिटेड परचेजेस a raw material and processes it into two more refined products such as product Y, product X and product Z. During the month of April 2005, PQR Limited purchased the raw material for rupees 10 lakh. Conversion cost of rupees 15 lakh were incurred up to the split off point, at which time two sellable products were produced, product Y and product X.
Product X can be further processed into Z. The April production and sales information are as follows. Product Y, X and product Z. Production is given, sales value is given and sale price is also given. Sales quantity is given. So यहाँ पे प्रोडक्ट Y और प्रोडक्ट Z जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट में सेल हो रहा है. प्रोडक्ट X जो सॉरी प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स जो है ये तैयार हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जेड को वो लोग यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है. क्या रीज़न है देखते हैं यहाँ पे. ऑल 800 टन्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर फर्दर प्रोसेस्ड. हाँ, ये जो 800 टन्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स है इसको ये प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, ये प्रोसेस कर रहे हैं और इसको ये सेल कर रहे हैं पूरी तरह से. नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ऑल 800 टन्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख. 5 लाख रुपए देके उन लोगों ने प्रोडक्ट एक्स को फर्दर प्रोसेस किया टू यील्ड 500 टन्स ऑफ जेड. देयर इज एन एक्टिव मार्केट. एकदम सेम जैसा क्वेश्चन है. देयर इज एन एक्टिव मार्केट ऑफ प्रोडक्ट एक्स. PQR लिमिटेड कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स अप्रैल प्रोडक्शन of product X at 1875 a ton. Calculate how the joint cost of 25 lakh would be allocated between Y and X. पहले तो and methods क्या क्या है. Sale value at split off point, physical measure method and estimated net realizable value method. ठीक है, ये हमारे प्राइमरी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. अच्छा, इसके अलावा हम लोग और एक यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ कि अगर अगर ये जो प्रोडक्ट एक्स है जेड में तैयार नहीं करके अगर प्रोडक्ट एक्स को वो मार्केट में बेचते हैं पूरी तरह से तो फिर क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे. सो लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे सबसे पहला हमारा जॉब है टू प्रिपेयर अ बॉक्स. ठीक है, ये एक बॉक्स बना लो सो दैट समझ में आए कि हमारा कितना कॉस्ट कहाँ पे क्या जा रहा है. सो जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे कितना है हमारा. जॉइंट कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वी हैव 10 लाख रुपीज़ एंड 15 लाख रुपीज़. ठीक है, 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा और 15 लाख का कन्वर्जन कॉस्ट. ठीक है, तो ये टोटल 25 लैक्स हो गया. ठीक है, 25 लैक्स हो गया. अभी यहाँ से वी आर गेटिंग two products as output. Two products as output. The first one is product Y. The second one is product X. ये दो प्रोडक्ट हमको मिले. प्रोडक्ट Y मेरे को मिला 1200 टन्स और प्रोडक्ट X मुझे मिला 800 टन. ठीक है, प्रोडक्ट एक्स को अच्छा प्रोडक्ट वाई का सेल वैल्यू है ₹5 1250 है ना. अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें वी आर गेटिंग 15 लाख रुपीज. वेरी गुड. नाउ 800 टन्स का रेडी मार्केट में वैल्यू है 1875 रुपया, जिसको अगर बेचे तो वी विल अगेन गेट 15 लाख रुपीज. ठीक है, अगर एक्स को मैं फर्दर प्रोसेस करूं तो 1 लाख 20,000
तो फिर मुझे z मिलेगा, राइट, मुझे z मिलेगा। और z जो है मेरे को इन क्वांटिटी 500 टन्स मिल रहा है, जिसका मार्केट में 5,000 रुपये एक टन का वैल्यू है। तो ये टोटल में मुझे यहाँ पे 25 लाख रुपए मिल जाएगा अगर मैं Z को बनाता हूँ। अभी हमारा यहाँ पे काम है, ये जो 25 लाख रुपए हमको मिला, पहला तो हम लोग सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब मैंने पहले बताया था, इस पॉइंट को हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, स्प्लिट ऑफ कहते हैं, याद रखो। ये मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ये मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले काम है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे किस तरह से जॉइंट कॉस्ट को हम लोग अपोर्शन कर सकें। सो लिखते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वापस एक छोटा सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ एंड लास्ट यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। ना पहला हमारा यहाँ पे है प्रोडक्ट y एंड ये प्रोडक्ट x, ठीक है। प्रोडक्ट y और प्रोडक्ट x, प्रोडक्ट y का हम लोगों ने अभी देखा हमारा सेल वैल्यू कितना था, हमारा सेल वैल्यू यहाँ पे देखो 15 लाख रुपये है और x का भी 15 लाख, तो ये सेम है, बहुत इजी है। ये 15 लाख हम लोग यहाँ लिख देंगे, 15 लाख हम लोग यहाँ लिख देंगे। हमारा जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे टोटल में 25 लाख था, ये 25 लाख को हम लोग को 15:15 के रेशियो में डिवाइड करना है, विच इज़ अगेन इक्वल रेशियो। सो ये 12,50,000 एंड 12,50,000 विल कम ऑन दीज टू स्पेसेस, ठीक है। तो ये हमारा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड तो यहाँ पे हो गया हमारा। अभी हमारा नेक्स्ट है फिजिकल मेजर मेथड, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ फिजिकल मेजर मेथड, यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स, फिजिकल यूनिट्स एंड ये जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेरा y मेरा टोटल में आउटपुट हुआ 1200 टन्स, 1200 यूनिट्स, और x मेरा 800 हुआ, और ये मेरा टोटल हो गया 2000 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेरा 25 लाख का जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है। तो 12:8 के रेशियो में वी विल डिवाइड, सो करेक्ट 15 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। ये दो हमारा यहाँ पे आ गया। द नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव हियर इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हमारा जो सिचुएशन है वो क्या है, हम लोग पहले शुरू करते हैं सेल वैल्यू से,
फिर हम लोग पहुंचते हैं फर्दर प्रोसेसिंग, जो कॉस्ट है उसको माइनस करते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं वहाँ से नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, और उसका रेशियो वी यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके, अगर फर्दर प्रोसेसिंग का बात है तो फिर हम लोग का प्रोडक्ट एक्स नहीं बनेगा, प्रोडक्ट जेड बनेगा, राइट। सो ये वाई और यहाँ पे जेड, ठीक है, ये दो करेंगे हम लोग। वाई का हमारा सेल वैल्यू तो 15 लाख है, हम लोगों ने देखा था, एंड जेड का हमारा 25 लाख है, ठीक है। जेड का हमारा 25 लाख है। कैसे आया हमारा 25 लाख? 500 इंटू 5000। मैंने जब ड्रॉ किया था उसी टाइम पे मैंने दिखा दिया था। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन केस ऑफ वाई जो है वो निल है, कुछ नहीं है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरा वापस 15 लाख आ गया, ठीक है। और जेड का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारा 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपीज़, ठीक है। सो एंड वी आर गेटिंग 20 लाख एज आवर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर जेड। सो टोटल में यहाँ पे 25 लाख मेरा आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों को मिला के, एंड माई जॉइंट कॉस्ट इज अगेन 35 lakh. सॉरी 35 लाख, 20 + 15 35 लाख। अच्छा, ये मेरा 35 लाख है और यहाँ पे मेरा जॉइंट कॉस्ट 25 लाख आ गया। तो ये 15:20 के रेशियो में वी विल डिवाइड, एंड हाउ मच आर वी गेटिंग? 1,429. अच्छा, 10,71,429, दैट्स इट। एंड ये आएगा मेरा 14 लाख, शायद 14,28,5। सो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिए। नाउ लास्टली एक क्वेश्चन मेरे को इसका कंप्लीट करना है। लास्टली यहाँ पे एक सिचुएशन मैं देता हूँ कि अगर अपने एक्स को मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, हाँ, कितना में? 800 टन जो उसका प्रोड्यूस हुआ उसको अगर 1875 जो उसका रेट है, उस रेट में अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं और जेड को नहीं बनाते हैं, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस आएगा? तो हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे एक बार, जैसे हम लोग पिछले समय किए थे। बहुत सिंपल है, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर ऑफ सेलिंग 800 tons at the rate of 1875 of x, ठीक है। सो 5 lakh. राइट 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 राइट, वेरी गुड। अच्छा, ये देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स का हमारा सेल वैल्यू जो है, अगर आप एक्स बनाते हैं तो 15 लाख रुपए आता है। देयर इज़ नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ है नहीं, तो यही मेरा नेट रेवेन्यू है, यही मेरा पूरा पैसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूँ फॉर प्रोडक्ट जेड, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूँ तो क्या होता है, सेल वैल्यू मेरा 25 लाख है, सेल वैल्यू ऑफ जेड, तो मैं यहाँ पे 25 लाख लिखूँगा और इससे मैं माइनस करूँगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विच इज़ 5 लाख, एंड आई एम गेटिंग 20 lakh as my profit in case of Z. So incremental बेनिफिट कितना आया, मतलब अगर आप बनाते हैं Z को तो आपको एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट आया वो हम लोग को देखना है। सो 20 लाख माइनस 15 लाख वी आर गेटिंग 5 लाख। सो ये हमारा सिचुएशन यहाँ पे इस तरह से तैयार हो।